हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारी जो NISM 5A की जो सीरीज चल रही है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की। उसके आज के वीडियो में हम कवर करेंगे हमारा जो 8 चैप्टर है, हमारा वो चैप्टर हम कवर करने वाले। तो 8 चैप्टर जो है हमारा वो चैप्टर है हमारा म्यूचुअल फंड टैक्सेशन। अगर हम इंडिया में है, कोई भी अगर आप कैपिटल गेन करते हो, कहीं से भी अगर आप पैसा कमाते हो तो वहां पे टैक्सेशन लगता है। और ऐसे ही हमारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की जो हमारी सीरीज चल रही है, अगर हम किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, आपका क्लाइंट अगर कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है तो वहां पे भी टैक्स की एप्लीकेबिलिटी रहती है। तो कौन से अलग टाइप्स ऑफ टैक्स हमें लगते हैं, अगर हमें डिविडेंड मिलता है उस पर कौन सा टैक्स लगता है, अगर हमें कैपिटल गेन होता है तो कौन सा टैक्स लगता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब लगता है, और अगर हम टैक्स बचा सके तो कौन से ऐसे लूप होल्स, मतलब लीगली कौन से तरीके हैं जिससे हम टैक्स बचा सकते हैं, या ऐसे कौन से फंड है जिसमें इन्वेस्ट करके हम वो टैक्स सेव कर सकते हैं। ये सब आज के चैप्टर में देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर और पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर करेंगे, ताकि अगर आप एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी हो तो आपको भी आपका टैक्स सेव कैसे करना है ये पूरा पता चले, और अगर आप बाद में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की प्रैक्टिस में भी आते हो तब भी ये चीज आपको हेल्प करे। ओके, तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले देखने वाले हैं कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन मतलब क्या होता है, ये पूरी बेसिक कंसेप्ट में आपको समझाऊंगा। ओके, उसके बाद हम देखेंगे डिविडेंड इनकम जो होती है। जैसे हमने देखा था, कुछ तो IDCW करके प्लान रहते थे जो कि अपना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और कुछ प्लान रहते हैं जो कि ग्रोथ प्लान होते हैं जहां पे डिविडेंड नहीं दिया जाता। तो इसका जो टैक्सेशन होता है वो कैसे होता है, पहले इसके अलग लॉ थे, अब जो लॉ बदले उसके बाद क्या इसमें चेंज आया है वो हम सब देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कैपिटल गेन्स एंड लॉसेस जो होता है वो सेट ऑफ कैसे करना है, या गेन्स कैसे होते हैं और लॉसेस कौन से होता है, और उसे सेट ऑफ कैसे किया जाता है। अगर मान लो आपको किसी एक फंड में गेन हुआ और एक फंड में अगर आप लॉस होता है तो आप उसे सेट ऑफ कर सकते हो और उस पर आप कैपिटल गेन टैक्स बचा सकते हो। वो कैसे करना है वो हम सीखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे STT करके जो हमारा सिक्योरिटी एंड ट्रांजैक्शन टैक्स होता है वो क्या होता है, ये पूरी की पूरी कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद हम सेक्शन 80C के तहत हम 1.5 लाख रुपीज तक का टैक्स हमारा सेव कर सकते हैं, ये कैसे करना है ये हम देखेंगे। और उसके बाद टैक्स डिडक्शन एट्स और TDS जो होता है, तो वो TDS कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, पहले कहाँ पे एप्लीकेबल था, अब कहाँ पे एप्लीकेबल है, इसमें चेंजेस जो हुए बजट के बाद वो क्या क्या हुए, ये सब हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनकम अर्न बाय इन्वेस्टर। तो कैपिटल गेन मतलब क्या, कैपिटल गेन। ओके, तो ग्रोथ ऑप्शन होते हैं, जैसे कि हमने पहले भी देखा था। ग्रोथ ऑप्शन मतलब क्या, अगर मान लो आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाते हो तो वहां पे दो ऑप्शन होते हैं, IDCW करके कुछ म्यूचुअल फंड होते हैं और कुछ होते हैं ग्रोथ ऑप्शन। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये पहले आपको एक बेसिक में आपको समझा देता हूं। मान लो कोई भी अगर स्टॉक आपने मान लो किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, मान लो आपने 100 रुपए एक इन्वेस्टमेंट एक म्यूचुअल फंड में किया हुआ है। ओके, अब इस जो भी 100 रुपए है आपके, म्यूचुअल फंड आपके बेसिस पे कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करेगा। ओके, ये सब हमने देखा था। ओके, तो ये मान लो ये जो आपके पैसे है ये हुए हैं रिलायंस में इन्वेस्ट। ओके, उस फंड ने रिलायंस का स्टॉक लिया हुआ है, और रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो अच्छा मुनाफा करने की वजह से कुछ तो डिविडेंड डिक्लेयर करती है कि पर शेयर हम हमारे शेयर होल्डर्स को 5 रुपए का डिविडेंड देंगे। ओके, तो ये जैसे भी मतलब स्कीम का पूरा जो स्ट्रक्चर होगा उसके हिसाब से NAV और बाकी सब चीजों में फर्क होगा, और आपका जो पार्ट होगा उतना आप डिविडेंड को फिर इलिजिबल हो। तो अब दो स्कीमें होती है, एक स्कीम कौन सी होती है, ग्रोथ स्कीम। ओके, उसके नाम में ही हमें पता चलता है ग्रोथ मतलब क्या। ये स्कीम क्या करती है, जो ये डिविडेंड कोई भी कंपनी का अगर रेशियो होता है वो फिर से अपनी स्कीम में इन्वेस्ट कर देती है। इसका मतलब क्या, ऑटोमेटिकली आपका जो NAV होता है, नेट एसेट वैल्यू। ओके, मान लो कि 100 रुपए अगर आपका NAV अभी तक चल रहा था। ओके, 5 रुपए का अगर आपको बेनिफिट होता है तो आपकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 105 रुपए। तो ग्रोथ ऑप्शन में क्या होता है, जो डिविडेंड होता है वो डिविडेंड री इन्वेस्ट किया जाता है स्कीम में। ओके, ये चीज ध्यान में आ गई कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। मान लो आपने अगर ग्रोथ स्कीम में अगर आपका पैसा डाला है तो आपको वो बेनिफिट होगा, कैसे होगा कि आपकी NAV बढ़ जाएगी, लेकिन आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। ओके, लेकिन IDCW करके जो स्कीम होती है उसमें क्या होता है, जो हमारा मान लो 5 रुपए अगर डिविडेंड मिलता है तो जितने भी शेयर होल्डर होंगे, जितना मतलब जिसके हिस्से में जितना आता होगा वो डायरेक्टली वो जैसे ही डिविडेंड कोई भी कंपनी देती है शेयर होल्डर्स में बांट के वो मतलब ये कर देती है। ओके, ये होता है IDCW। दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। ग्रोथ स्कीम री इन्वेस्ट करती है ताकि और अच्छी अपॉर्चुनिटी वहां पे मिल सके, और जो IDCW होती है वो
डायरेक्टली जो भी डिविडेंड आता है अपने जो भी शेयर होल्डर मतलब यूनिट होल्डर जो भी होते हैं इन्वेस्टर्स उनमें बांट के ये कर देते हैं। ओके, तो ये चीज हमें अभी ध्यान में आ गई। ओके, तो अब कैपिटल गेन क्या होता है? ओके, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तो यहाँ पे मैंने वही दिया है कि ग्रोथ ऑप्शन कुछ होते हैं और जो होते हैं हमारे कुछ तो होते हैं जो होते हैं हमारे आईडीसीडब्ल्यू। ओके, तो ये दोनों जो होते हैं यहाँ पे आपको कैपिटल गेन होगा। ओके, तो अब टैक्स का अगर हम देखें तो जो ग्रोथ ऑप्शन म्यूचुअल फंड है हमारा ग्रोथ ऑप्शन, ओके ओके, ग्रोथ वाला जो है इसमें अभी एक ही टैक्स लगेगा हमें, कैपिटल गेन। ओके, मतलब जैसे ही हमारी वैल्यू हमारे जो भी इन्वेस्टमेंट हमने किए हुए है, मान लो आज वो 100 रुपए थी। ओके, कल जो भी स्टॉक्स थे वो बढ़ने की वजह से अगले महीने वो 110 रुपए हो जाती है। ओके, उसके नेक्स्ट मंथ वो 105 रुपए हो जाती है, फिर से थोड़ा सा मार्केट नीचे आता है, मार्केट ऊपर जाता है। ओके, उसके बाद 120 रुपए हो जाती है, कुछ भी। ओके, तो अब यहां पे कौन सा टैक्स लगेगा हमें? यहां पे सिर्फ हमारी जो कैपिटल हमने इन्वेस्ट की है उस पे ही हमें कैपिटल गेन लगेगा। लेकिन जो आईडीसीडब्ल्यू स्कीम होती है, आईडीसीडब्ल्यू जिसमें डिविडेंड जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वहां पे 2 टाइम्स हमें टैक्स लगेगा। कैसे, मैं आपको बताता हूं। पहले तो जो भी ये कैपिटल गेन होगा उस पे हमें टैक्स लगेगा, जो भी होगा, कैपिटल गेन हो या लॉस हो। ओके, लॉस अगर होता है तो वहां पे हमें टैक्स नहीं लगता, उसे सेट ऑफ कैसे करना है वो भी हम सीखेंगे। ओके, तो अब ये जो गेन हुआ इस पे टैक्स लगेगा। एंड सेकेंड टैक्स हमें लगता है जो भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके, डिविडेंड ये एक इनकम हो गई किसी भी इन्वेस्टर के लिए। ओके, तो ये जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इस पे भी टैक्स लगता है। तो ये जो टैक्स था ये इसके पहले कुछ अलग लॉ थे लेकिन अब कुछ लॉ बदल गए हैं, वो क्या है वो हम देखेंगे। ओके, तो आपको ये चीज तो ध्यान में आ गई, जब भी हम आईडीसीडब्ल्यू में इन्वेस्ट करते हैं तब हमें डबल टैक्स लगता है। डबल टैक्स इन द सेंस कि जब भी डिविडेंड आपको मिलता है तब आपको टैक्स लगता है, लेकिन यहां पे भी वो टैक्स लगता है ग्रोथ में। कैसे? आपका एनएवी जो था उसकी वैल्यू बढ़ चुकी है, मान लो अगर आप ज्यादा टैक्स स्लैब में आते हो तो आपको यहां पे भी वो टैक्स लगने वाला है, लेकिन जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तब यहां पे टैक्स लगता है। यहां पे वैसे कुछ नहीं होता, जितनी आपकी कैपिटल गेन होगा आपका, जितना आपका एप्रिसिएशन होगा उतना आपको यहां पे टैक्स लगने वाला है। ये चीज आपको ध्यान में आ गई। ओके, तो इसके बाद कैपिटल गेन मतलब क्या, ये चीज आपको ध्यान में देना। ओके, तो मान लो हम आज एक यूनिट बाय करते हैं 100 रुपए पे। ओके, उसके बाद एक साल बाद मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है और इसी यूनिट की वैल्यू हो जाती है 120 रुपए। ओके, तो अब ये जो मुनाफा हमें हुआ, जो प्रॉफिट हमने कमाया 20 रुपीज का, ये हो गया हमारा कैपिटल गेन। ये हमारी कैपिटल थी, इस कैपिटल पे हमने 20 रुपीज का गेन कमाया। ओके, कैपिटल गेन जो हमारी कैपिटल थी उस पे और मनी हम कमा रहे हैं, ये हो गया कैपिटल गेन। और ये जो 20 रुपये अब है इस पे टैक्स लगेगा। तो ये अलग अलग स्लैब वाइज रहता है, कितने के बाद लगेगा, कितने के नीचे हमें एग्जम्पशन मिलेगा, सब हम देखेंगे। ओके, लेकिन कैपिटल गेन का एक कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाहता था, वो मैं यहाँ पे आपको बेसिक तरीके से समझा दिया। ओके, तो अब बोथ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारा आईडीसीडब्ल्यू एंड कैपिटल गेन हैव अ डिफरेंट टैक्स ट्रीटमेंट देन सैलरी और अ प्रोफेशनल इनकम। ओके, इसका मतलब क्या, जो डिविडेंड इनकम होता है उस पे कंप्लीटली डिफरेंट टैक्स लायबिलिटी होती है, उसका पूरा ट्रीटमेंट अलग होता है टैक्स का। और जो हमारे कैपिटल गेन्स होते हैं उसका जो भी ट्रीटमेंट होता है टैक्स का वो पूरा अलग होता है। ये कैसे, कौन सा कैसा होता है दोनों का, ये हम अब सीखेंगे। ओके, तो फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द टैक्स ट्रीटमेंट। अब ये जो है कौन से फैक्टर, मान लो अब किसी भी स्कीम में आप इन्वेस्ट करते हो और अगर आपको मुनाफा होता है, जैसे मैंने आपको बताया 100 रुपए पे अगर आपने इन्वेस्ट किया वो अगर 120 हो जाता है, इसका मतलब ये अंदर का जो 20 रुपए आपका प्रॉफिट हो गया, तब ये जो 20 रुपए इस पे अब टैक्स ट्रीटमेंट तो लगेगा। तो ये टैक्स ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन किस किस पे रहेगा ये हम देखेंगे। सबसे पहले तो टाइप ऑफ इनकम। ओके, तो टाइप ऑफ इनकम क्या है, मतलब क्या, यहाँ पे तो 2 टाइप्स इनकम ही रहेंगे जैसे हमने देखा कि एक तो कैपिटल गेन रहेगा। ओके, कैपिटल गेन मतलब जो अप्रिसिएशन हुआ हो, और दूसरा हमारा रहता है डिविडेंड। ओके, डिविडेंड मतलब जैसा मैंने आपको समझाया कि कोई भी कंपनी अगर प्रॉफिट करती है तो वो डिविडेंड देती है, ये अलग अलग रहेगा। ओके, बेस्ड ऑन दिस आपको जो भी टैक्स रहेगा वो लगेगा। उसके बाद होल्डिंग पीरियड रहता है। तो होल्डिंग पीरियड मतलब क्या, कि मान लो आप आज आज अगर तारीख चल रही है, मान लो आज आप इन्वेस्ट करते हो 1 जनवरी को। ओके, और आप वो इन्वेस्टमेंट 2026 में आप इन्वेस्ट करते हो, 1 जनवरी 2026। अगर आप ये इन्वेस्टमेंट ओके 1 जुलाई 2026 को सेल कर देते हो, इसका मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट था वो कितने दिन के लिए था, कितने दिन के, 1 जनवरी से लेके 1 जून तक अगर हम देखें तो 6 मंथ्स, 5 मंथ्स। ओके, 5 मंथ्स। ओके,
तो ये जो हो गया ये आपका हो गया होल्डिंग पीरियड, कि हमने 5 महीने तक ये जो स्टॉक था, ये जो सिक्योरिटी थी कोई भी, वो हमने होल्ड की। ओके, ये आपको ध्यान में आ गया, इसी को कहा जाता है होल्डिंग पीरियड। ओके, तो ये जो होल्डिंग पीरियड रहता है, मान लो यही सिक्योरिटी अगर आप अगले साल, 2 साल बाद, 3 साल बाद अगर सेल करते हो, तो कितने दिन आपने वो सिक्योरिटी को होल्ड किया, ये इसका मतलब होता है होल्डिंग पीरियड। तो जैसे जैसे हमारा होल्डिंग पीरियड बदलता है, ऐसे ऐसे हमारा टैक्स भी बदलता है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन करके एक कंसेप्ट होती है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करके एक कंसेप्ट होती है। वो क्या होती है वो डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा अगले स्लाइड में। ओके, तो कैपिटल गेन क्लासिफाइड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ओके, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मतलब क्या, मान लो अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट, इक्विटी ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट अगर आप 12 मंथ से पहले अगर सेल करते हो, ओके, मतलब मान लो आज आपने बाय किया और जैसे कि हमने देखा कि जून में हमने सेल कर दिया, तो हमारा जो होल्डिंग पीरियड है, मतलब हमने पूरा का पूरा वो सिक्योरिटी जो होल्ड किया, वो पूरा होल्डिंग पीरियड हमारा कितना है, सिर्फ 6 महीने। तो यहाँ पे हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है, जिसे एसटीसीजी भी कहा जाता है। और मान लो वही इन्वेस्टमेंट अगर मैं नेक्स्ट जुलाई को अगर मेरा इन्वेस्टमेंट निकालता हूं, तो अब मेरा होल्डिंग पीरियड कितना हो गया, मेरा होल्डिंग पीरियड 16-17 मंथ हो गया, समथिंग 17 मंथ। ओके, एक साल में 12 महीने। तो अब मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। एक चीज सिंपल ध्यान में रखो, अगर आप एक साल से पहले अगर किसी भी इन्वेस्टमेंट में अगर इन्वेस्ट करते हो और वहां से पैसा निकालते हो, तो वहां पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है। और एक साल के ज्यादा टाइम के लिए अगर आप इन्वेस्ट रहते हो, तो वहां पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। ये चीज आपको ध्यान में रखो। ओके, तो उसके बाद होता है टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम की, अलग अलग जैसे म्यूचुअल फंड स्कीम होती है उसके हिसाब से भी हमारे टैक्स रेट बदलते हैं। अब अगर इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम रही तो वहां पे हमारे टैक्स रेट अलग होते हैं, अगर नॉन इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम रही तो वहां पे अलग रहते हैं। तो नॉन इक्विटी ओरिएंटेड आपको पता है हाइब्रिड हो गई, डेप्थ हो गई। ओके, तो ये सब हम देखेंगे। ओके, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर, तो इसके हिसाब से भी बदलते हैं। मान लो रेसिडेंशियल इन इंडिया, अगर इंडियन सिटीजन कोई है तो उसके लिए टैक्स रेट अलग हो गए। एनआरआई अगर कोई है, एनआरआई मतलब बाहर का कोई अगर हमारे इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, यूएस इन्वेस्टमेंट है, यूए के इन्वेस्टमेंट है, तो उसके लिए टैक्स रेट अलग रहेंगे। और नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर मतलब, इंडिविजुअल इन्वेस्टर मतलब हमारे जैसे, और नॉन इंडिविजुअल मतलब क्या, बड़ी बड़ी कंपनियां जो रहती है, म्यूचुअल फंड वाले जो रहते हैं, इंश्योरेंस कंपनी जो रहती है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी जो रहती है, उनके लिए टैक्स रेट अलग रहता है। ओके, तो ये क्या देख रहे हैं हम, फैक्टर्स ऑफ डिटरमाइनिंग टैक्स ट्रीटमेंट के अलग अलग क्या फैक्टर से जो टैक्स ट्रीटमेंट हमारे डिफर करते हैं। ओके, उसके बाद डेट ऑफ परचेस। ओके, तो डेट ऑफ परचेस, यूनियन बजट 2023 बॉट चेंजेस इन टैक्सेशन एंड ए कैपिटल गेन लॉ। तो इसमें जो 2023 का बजट आया, उसके बाद कुछ चेंजेस आए, वो हम देखेंगे। ओके, वो बताता हूं मैं आपको। ओके, और टैक्स रेट वेरी बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ इनकम की, इनकम कौन सा है, कैपिटल गेन वाला है, डिविडेंड वाला है, तो होल्डिंग पीरियड जैसे हमने देखा, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर एंड ए डेट ऑफ परचेस। ओके, तो ये सब चीजें हम देखने वाले एक एक करके। ओके, तो ये ट्रीटमेंट्स ऐसी ऐसी बदलती है। ओके, तो सबसे पहले कैपिटल गेन। ओके, तो कैपिटल गेन में भी अभी थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बता देता हूं। तो कैपिटल गेन मतलब क्या, जैसे मैंने आपको बताया, मान लो अगर आपने आज कोई चीज आप लेते हो 100 रुपए को, और अगर एक साल बाद वही चीज अगर आप 110 रुपए को बेचते हो, तो ये जो अंदर का ये जो डिफरेंस है 10 रुपए का, आपका जो प्रॉफिट है ये हो गया गेन। और अब इस पे जो आपको टैक्स लगने वाला है, इसी को कहा जाता है कैपिटल गेन। जो आपका कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ, वो जो आपने कैपिटल एप्रिसिएशन किया, उस पे जो आपको टैक्स लगता है, उसे कैपिटल गेन टैक्स कहा जाता है। ओके, ये चीज आपको ध्यान में आ गई। ओके, उसके बाद हम देखेंगे होल्डिंग पीरियड के जो रूल है हमारे, ये सेपरेट होते हैं। अब मैंने जैसे आपको बताया पिछले स्लाइड में, वैसे ही ये थोड़े सेपरेट होते हैं, ये हम देख लेते हैं। तो क्या होता है कि जो इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम होती है, ओके, कैपिटल गेन्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द होल्डिंग पीरियड ऑफ अ टाइप्स ऑफ अ फंड, कि कौन सा फंड आप होल्ड कर रहे हो, इसके हिसाब से आपका कैपिटल गेन टैक्स बदलता है। कैसे अप्लाइज टू ऑल द लिस्टेड स्कीम्स एंड यूनिट्स, ये ठीक है, लेकिन ये आपको बताता हूँ कि एंड 24 मंथ्स रहता है, किसके लिए, ये मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो जो इक्विटी ओरिएंटेड फंड होते हैं, इक्विटी ओरिएंटेड फंड मतलब क्या, इक्विटी ओरिएंटेड मतलब जो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे हमने देखा था सेकेंड चैप्टर में, हमने पूरा कवर किया था। अगर कोई भी म्यूचुअल फंड अगर 65% से ज्यादा उसका पैसा अगर इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम इंस्ट्रूमेंट्स में, मतलब 65% से ज्यादा पैसा अगर उस फंड का अगर किसी भी स्टॉक्स में है, तो वो इक्विटी ओरिएंटेड फंड कहते हैं हम उसे। ये हमने सेकंड थर्ड चैप्टर में कुछ तो कवर किया था, थर्ड चैप्टर में शायद ना, यस। तो
ये जो 65% से ज्यादा, मतलब मान लो 100 रुपीज अगर टोटल इन्वेस्टमेंट है, उसमें से अगर 66, 67, 75% अगर इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो स्कीम क्लासिफाइड एज इक्विटी स्कीम होती है। तो ये चीज ध्यान में रखो कि जो भी स्कीम होती है, जो अगर मान लो उसका 65% से ज्यादा अगर इक्विटी में इन्वेस्ट है, तो वो हो गई इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम। इक्विटी मतलब क्या, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है। ओके, तो अब जो ये इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स होती है, इसका जो टैक्स रेट रहता है वो अलग रहता है। और जो भी स्कीम है जिसका 65% से कम पैसा, कम लेस, अगर मतलब इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो अदर इंस्ट्रूमेंट्स में आ जाती है। तो इन दोनों में टैक्स का डिफरेंस क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूं। जो भी इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम होती है, उसके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमें लगता है 12 मंथ्स के बाद। और जो नॉन इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम होती है, वहां पे हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है 24 मंथ्स के बाद। मतलब मान लो, इसका मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मान लो कोई भी स्कीम में अगर आप इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम में अगर इन्वेस्टमेंट करते हो, तो 12 मंथ से ज्यादा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वहां पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। ओके, और अगर आप 12 मंथ से कम अगर इन्वेस्ट करते हो, तो आपको वहां पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उनमें डिफरेंस क्या होता है, ये भी देखेंगे। ओके, और नॉन इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम अगर कोई भी रहती है, वहां पे अगर आप 24 मंथ से ज्यादा, ग्रेटर देन 24 मंथ अगर इन्वेस्टमेंट होते हो, तो वहां पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। और अगर आप लेस देन 24 मंथ अगर वहां पे रहते हो, तो वहां पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है। ओके, ये चीज आपको ध्यान में आ गई कि जो अदर देन इक्विटी स्कीम से, वहां पे हमें 24 मंथ्स हमारा थ्रेशोल्ड हम कह सकते हैं। उसके नीचे अगर आप इन्वेस्टेड रहे, तो वहां पे हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ता है। और 24 मंथ से अगर ज्यादा हम इन्वेस्टमेंट रहे, तो वहां पे हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। ये चीज आपको ध्यान में आ गई। ओके, डन। ओके, तो चेंजेस इन टैक्स स्ट्रक्चर, तो टैक्स स्ट्रक्चर में कुछ तो चेंजेस आए, वो क्या थे ये हम अब देख लेते हैं। ओके, बिफोर यूनियन बजट 2018, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी म्यूचुअल फंड टैक्स फ्री था। मतलब 2018 से पहले अगर आप इक्विटी ओरिएंटेड फंड में अगर कितना भी कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म, मतलब एक साल से ज्यादा अगर आप इन्वेस्टेड रहते हो और कुछ भी कैपिटल गेन अगर आपको होता है, तो वो टैक्स फ्री था। लेकिन आफ्टर यूनियन बजट 2018, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आर टैक्सेबल, मतलब 2018 के बाद वो टैक्सेबल कर दिए गए। ओके, ओके, डन। ओके, उसके बाद ये जो थी अब 2018, अब बहुत सारे इन्वेस्टर्स का क्या हुआ कि मान लो हमने अगर 2018 से पहले अगर हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो हमारे लिए क्या ट्रीटमेंट होगी भाई। बहुत सारे इन्वेस्टर है कि 2010 में उन्होंने इन्वेस्ट किया था, लेकिन वो अभी तक इन्वेस्टेड है, तो इनके लिए अब ट्रीटमेंट क्या होगी टैक्स की, ये बहुत जरूरी हो गया। तो वहां पे एक स्ट्रेटेजी लाई गई जिसको कहा जाता है ग्रैंड फादरिंग ऑफ अ कैपिटल गेन अनाउंसमेंट इन बजट 2018। मतलब जैसे ही टैक्स लाया गया, वैसे एक अनाउंसमेंट भी लाई गई, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर पहले से इन्वेस्टमेंट थे, तब अब वो क्या कहेंगे कि हमने तो 2018 से पहले इन्वेस्ट किया, तो हमारे लिए टैक्स ट्रीटमेंट कैसी होगी अब। तो ये जो थी वैल्यूएशन एज ऑफ 31 जनवरी 2018 बिकम्स अ बेस पॉइंट की जो वैल्यू था 31 जनवरी 2018 से पहले, उसको एक बेस पॉइंट लिया गया। और फॉर टैक्स कैलकुलेशन टेक हायर ऑफ अ परचेस प्राइस, और एनएवी जिसका हायर होगा वो ले जाएगा। इंश्योर टैक्स इज ओनली प्रोस्पेक्टिव नॉट रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब क्या, कि प्रोस्पेक्टिव मतलब क्या, कि जो 2018 से आगे की जो इन्वेस्टमेंट होगी उस पे ही टैक्स लगेगा। ओके, पहले की जो इन्वेस्टमेंट थी तब तक टैक्स नहीं लगेगा, अगर वो 31 जनवरी 2018 वो डेट ली गई। और उसका एक डिटेल मैंने नेक्स्ट इसमें समझाया हुआ है, वो हम देखेंगे। ओके, तो 2017 में मान लो आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। ओके, तो बेस लाइन क्या थी हमारी 31 जनवरी 2010। ओके, एंड सेल अगर हम करते हैं, जो 31 जनवरी 2018 को अगर हम सेल करते हैं, तो परचेस प्राइस था हमारा 1 लाख रुपए। मान लो हम 2 लाख रुपीज पे उसे सेव करते हैं, तो टेक हायर, हायर कितना लिया, सेल प्राइस 3 लाख रुपए पे अगर हम सेल करते हैं, तो 2 लाख रुपए हमारा भी प्रॉफिट हो गया। ओके, 3 लाख माइनस 2 लाख, जो 1 मिनट नहीं, परचेस प्राइस है, यस, तो हमारा 1 लाख का यहाँ पे प्रॉफिट होता है। इसकी एक ट्रीटमेंट मैंने अगले स्लाइड में पूरी कंप्लीटली बताई हुई, तो वहाँ पे भी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, डोंट वरी। ओके, तो ये देखो ग्रैंडफादरिंग का जो था, ग्रैंडफादरिंग का जो कैपिटल गेन का था, तो यहाँ पे एक सिनारियो, मैंने 2 सिनारियो लिए, तो ये कैसे काम करते हैं ये मैं आपको समझा देता हूँ। ओके, तो अगर वैल्यूएशन एज ऑफ 31 जनवरी 2018 मैंने जैसे आपको बताया। ओके, अब पहला सिनारियो ये है कि सेल वैल्यू इज लेस देन अ बेस्ट डेट वैल्यू। मतलब क्या, जो भी सेल वैल्यू थी
वो बेस डेट की जो वैल्यू थी, मतलब 31 जनवरी 2018 को जो वैल्यू थी उससे अगर कम रही तो मतलब क्या, समझाता हूं। मान लो आपने 2017 में 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए, ओके। 31 जनवरी को उसकी वैल्यू थी 2 लाख रुपए, ओके। मतलब बढ़कर मार्केट ऊपर चला गया, मार्केट ऊपर जाते ही 31 जनवरी को 2 लाख रुपए उसकी वैल्यू थी, ओके। 1 लाख आपने इन्वेस्ट किया, तो यहां पे आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 1 लाख हुआ था, ओके। लेकिन आप उसके बाद सेल करते हो, मतलब मान लो आप आज सेल करते हो, आज की उसकी वैल्यू है कितनी, 1,80,000 रुपीज, ओके। मतलब उसके बाद 31 जनवरी के बाद जो भी कभी भी सेल करेगा तब उसकी जो वैल्यू होगी उस पे कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, ओके। तो मतलब इससे तो ये वैल्यू कम है अभी, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में आ गई। तो इस पे कैपिटल गेन लगेगा, नहीं लगेगा। सेल प्राइस माइनस बेस प्राइस, बेस डेट पे जो थी, कुछ भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा, क्योंकि 2 लाख के आगे कुछ गेन नहीं हुआ अभी तक। ये चीज आपको ध्यान में आ गई कि 31 जनवरी की जो प्राइस थी वो प्राइस वहां पे स्टैंडर्ड प्राइस ली गई, और उसके ऊपर जो गेन होगा वो गेन वहां पे कंसीडर किया जाता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में आ गई, ठीक है। अब सेकंड सिनेरियो देखो, उसके बाद आपको क्लैरिटी मिलेगी कि मान लो 1 लाख वैसे ही इन्वेस्ट करते हैं, जो 31 जनवरी को उसकी 2 लाख वैल्यू थी, लेकिन जिस दिन मैं सेल करने जाता हूं, मान लो मैं वो आज सेल कर रहा हूं, तो आज उसकी सेल करते समय हमारी प्राइस है 2,20,000, मतलब जो बेस डेट की प्राइस थी उससे ज्यादा है। तो अब ये जो ऊपर का 20,000 हो गया, उस दिन की वैल्यू से जो ज्यादा है उस पर अब टैक्स लगेगा। ये चीज आपको ध्यान में आ गई। मतलब 31 जनवरी की जो वैल्यू थी उससे अगर ज्यादा वैल्यू आपकी होती है तो वहां पे टैक्स लगेगा, और 31 जनवरी की जो वैल्यू थी उससे अगर कम वैल्यू होती है तो वहां पे टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा, और 31 जनवरी 2018 एक स्टैंडर्ड डेट ली गई, ओके। तो अगर आप आगे मतलब म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हो तो अगले आप पिछले आपके कुछ क्लाइंट्स आ सकते हैं, तो ऐसे सिनेरियो आपका वहां पे हो सकता है, तो टैक्स लायबिलिटी उसके हिसाब से वो चेंज हो सकती है। लेकिन वो कुछ तो मतलब ऐसे इवेंट बहुत कम होते हैं, तो ये 2018 में हुआ और उसके बाद थोड़े से रूल्स वहां पे आ गए, ओके। तो अब उसके बाद एक रूल वहां पे क्या आया कि एग्जम्पशन अप टू 1.2 लाख, इसका मतलब 2.5 लाख, ये क्या मैं आपको बताता हूं। तो वहां पे ये जो आया टैक्स का सब आ गया, लेकिन वहां पे एक चीज आई कि ये कि एग्जम्पशन दिया गया, एक एग्जम्पशन दिया गया टिल रुपीज कितना, 1.2 लाख। इसका मतलब क्या, मान लो आप अगर एक साल में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, ओके। अब आपको इस पे प्रॉफिट होता है 1.25 लाख तक, अगर आपको प्रॉफिट होता है, मतलब मान लो आपको हुआ 1 लाख रुपए प्रॉफिट होगा, तो ये टैक्सेबल नहीं रहेगा। ये एग्जामिशन दिया गया, मतलब आपको अगर 1.25 लाख तक अगर प्रॉफिट होता है तो ये एग्जामिशन दिया गया, ओके। और उससे ऊपर अगर आपको कुछ प्रॉफिट होता है तो वो फिर टैक्सेबल रहेगा। ये कैसे, आपको ये भी एग्जांपल के साथ बता देता हूं, ओके। तो टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मान लो आपने 90,000 किसी भी इन्वेस्टमेंट पे अगर आप कमाते हो, तो ये 90,000 जो है वो 1.25 लाख से कम है, तो आपको यहाँ पे कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लो आप किसी भी साल में अगर 1.35 लाख अगर आप प्रॉफिट कमाते हो मान लो, तो ये 1.25 लाख जो होगा ये एग्जम्पशन रहेगा, और जो ऊपर के 10,000 रहेंगे वो टैक्सेबल रहेंगे। अब आप कहोगे, अगर मान लो आप एक और एग्जाम्पल लेते कि 2 लाख अगर आप प्रॉफिट कमाते हो, तो इसमें से सिंपली क्या करना है, 2 लाख माइनस 1.25 लाख, मतलब पूरे कितने, जो 75,000 है ये हमारे टैक्सेबल रहेंगे, जो ये 1.25 लाख है वो हमारे टैक्सेबल नहीं रहेंगे। मतलब सिंपल कि 1.25 लाख तक हमें एग्जम्पशन दिया गया, वहां तक अगर आप कोई भी प्रॉफिट या कैपिटल गेन करते हो तो वहां पे आपको कोई भी टैक्स लगने वाला नहीं है, और 1.25 लाख से ऊपर आप जितना भी प्रॉफिट कमाओगे वो फिर टैक्सेबल रहेगा एज पर योर स्लैब, ओके। ये चीज ध्यान में आ गई, ओके। तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये जो स्कीम हमारी थी आईडीसीडब्ल्यू, मतलब जो हमारा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो टैक्सेबल अलग होता है, तो इसके ऊपर कैसे टैक्स लिया गया, तो इसका भी जो टैक्स था वो हमारा था ओल्ड रिजिम, हमारा जो चल रहा था 2019 2020 से पहले ओल्ड रिजिम था, और उसके बाद 2020 ऑनवर्ड ये न्यू रिजिम में चला गया। तो ये कैसे, मतलब इसके जो लॉस थे वो बदले, वो कैसे, वो अब मैं आपको बता देता हूँ। तो ओल्ड रिजिम जो था उसमें क्या होता था, ये पहले मैं आपको बताता हूँ। ओल्ड रिजिम में क्या होता है, डिविडेंड वॉज टैक्स फ्री इन द हैंड ऑफ इन्वेस्टर। तो इसका मतलब क्या होता था, मान लो अगर एक कंपनी है, उसका 10 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट है, ओके, और ये 1 लाख रुपए अगर डिविडेंड कमाती है, ठीक है। तो अब 1 लाख जो कंपनी डिविडेंड कमा रही है, तो कंपनी क्या कर देती थी, कंपनी ही टैक्स पे कर देती थी, ओके। तो अब ये जो टैक्स पे करने के बाद इसमें फिर मान लो 10,000 रुपीज अगर कंपनी टैक्स पे करती है, तो यहाँ पे हमें 9 लाख रुपीज ही हमारा डिविडेंड रहेगा,
ओके, तो ये डिविडेंड जब बांटा जाता था, ये बांटा गया तो ये टैक्स फ्री रहता था। क्यों? क्योंकि कंपनी ने पहले ही इस पे टैक्स पे कर दिया था। आया आपको ध्यान में? ये चीज ध्यान में आ गई। ओके, तो ये डिविडेंड जब इन्वेस्टर के हाथ में आता था तो ये टैक्स फ्री रहता था, लेकिन इसका डिसएडवांटेज थे। वो डिसएडवांटेज थे क्या थे, हम बताएंगे। ओके, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन जो होता था वो टैक्स फ्री रहता था, और जो कंपनी थी वो कंपनी ही टैक्स दे देती थी। ओके, तो उसके बाद चेंज क्या हुआ? चेंज क्या हुआ? अप्रैल 2001 अप्रैल एंड 2022 से एक चेंज आया, जो कि क्या, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड टैक्स हैज बीन डन अवे विथ। क्या न्यू रिजिम क्या बताता है? डिविडेंड इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ इन्वेस्टर एज पर द एप्लीकेबल टैक्स स्लैब। टैक्स स्लैब जो है आपका, उसके हिसाब से एप्लीकेबल किया जाएगा। ये क्यों, ये मैं आपको बताता हूं। मान लो पूरी की पूरी स्कीम है, एक स्कीम चल रही है। ओके, तो ये स्कीम में मान लो कि दो ऑप्शन है, एक ग्रोथ ऑप्शन है और एक आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शन है। ठीक है, तो अब आप चाहते हो कि मैं ग्रोथ ऑप्शन चूज करूं, मुझे आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शन नहीं चाहिए। तो अब क्या होता था, जो भी मान लो डिविडेंड आया, लेकिन डिविडेंड जो कंपनी थी वही टैक्स पे कर देती थी। ठीक है, तो ये जब आता था तो ये जो जो भी कोई इन्वेस्टर है उसके हाथ में आता था विदाउट टैक्स फ्री। तो मान लो मैं टैक्स स्लैब में आता हूं, मैं 20% टैक्स स्लैब में आता हूं। ठीक है, 20% टैक्स स्लैब में अगर मैं आता हूं, तो ये कंपनी जब मेरे बिहाफ पे ये पहले ही टैक्स पे कर दे रही है, तो मुझे इस पे टैक्स कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। और मान लो मेरा एक फ्रेंड है जो कि 0 टैक्स ब्रैकेट में आता है, 0% टैक्स ब्रैकेट में आता है। ठीक है, तो ये 0% टैक्स ब्रैकेट वाला जो है, इससे भी डिविडेंड पे टैक्स देना पड़ता था, क्योंकि कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन से पहले ही टैक्स दे देती थी। तो यहां पे इसके साथ अनफेयर एडवांटेज हुआ, इसके साथ अनफेयर हुआ, क्योंकि इसकी इतनी इनकम ही नहीं है कि ये टैक्स दे, फिर भी कंपनी इसके बिहाफ पे पहले ही टैक्स दे रही है। तो 1 लाख रुपए अगर टैक्स कमाती है, मान लो 1 लाख रुपए टैक्स कमाती है, और अगर उसमें से मान लो कंपनी 10 के टैक्स कर देती है, तो 90 के ही डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हुआ। ओके, और अगर मान लो इसमें 90 के है, इसमें अगर 9 के अगर इसके जो भी यूनिट होल्डर है वो है, तो हर एक में कितना बांटा जाएगा? 10-10 रुपए बांटे जाएंगे। ओके, ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ, मुझे तो 10 रुपए मिल गए, लेकिन ये जो बेचारा था इसको भी 10 ही रुपए मिले। ये चीज आपको ध्यान में आ गई, क्योंकि उसका 0 टैक्स ब्रैकेट है, फिर भी उसको टैक्स लगा। ओके, मेरा 20% है, फिर भी मुझे टैक्स लगा, लेकिन मेरा जो टैक्स लगा, ठीक है, कोई 40% वाला है, 40% टैक्स ब्रैकेट में अगर आता है, उसे भी सेम ही टैक्स लगा। ओके, तो इसके साथ अनफेयर हो गया। ये चीज आपको ध्यान में आ गई। तो उसके बाद क्या बदला कि जो जो भी कंपनी है वो टैक्स नहीं देगी, कंपनी क्या करेगी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, और उसका जो भी टैक्स स्लैब होगा वो टैक्स स्लैब के हिसाब से, मतलब आपका जो टैक्स स्लैब है, मान लो कि आपको टैक्स लग रहा है, तो आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। अगर कोई है आपका फ्रेंड जिसको टैक्स नहीं लग रहा, तो उसको टैक्स नहीं लगेगा। ये चीज आपको ध्यान में गई। एडेड टू द इन्वेस्टर टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल एज पर द एप्लीकेबल स्लैब, मतलब अगर वो 10% में आ रहा है, 20% में आ गया, नो टैक्स जोन में अगर आ रहा है, तो उसको नहीं टैक्स लगेगा। ओके, व्हाट इज द चेंज फॉर इन्वेस्टर? तो इन्वेस्टर के लिए क्या चेंज हुआ? हायर इनकम टैक्स इन्वेस्टर जो थे, जिनका टैक्स रेट हायर था, उनके लिए ये डिसएडवांटेज हो गया। नाउ टैक्स ऑन डिविडेंड एज पर देयर स्लैब, मतलब मान लो कोई 40% वाला है, तो उसके स्लैब्स के हिसाब से लगेगा। और लोअर इनकम टैक्स जो है, उनके लिए ये बेनिफिट हो गया। नाउ में पे लोअर टैक्स ऑन देयर इनकम, क्योंकि हमारे टैक्स स्लैब के हिसाब से ही भरना है। पहले क्या होता था, वो पहले से ही डिविडेंड कंपनी दे देती थी। ओके, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हमारे टैक्स स्लैब, अगर मुझे टैक्स स्लैब में मैं अगर किसी भी आता नहीं, मेरा अगर 0 में आता हूं मैं, अगर मैं एग्जामिशन लिमिट के नीचे आता हूं, 1.25 लाख जो है मेरा उसके नीचे, तो मुझे टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है। ओके, ये चीज आपको ध्यान में आ गई। ओके, इंपैक्ट ऑन एनएवी एंड इन्वेस्टर इंपॉर्टेंट डिफरेंस, तो इसका क्या होता था ये देख रहे थे। अर्लियर रिजिम में क्या होता था ना, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन अगर होता है तो ड्रॉप इन एनएवी होता था जब भी, क्योंकि टैक्स एनएवी से ही कट जाता था। लेकिन आफ्टर क्या होने लगा, टैक्स पेड बाय इन्वेस्टर। ओके, डिविडेंड पेड टू द इन्वेस्टर, और जो भी मतलब इन्वेस्टर है उसके हिसाब से फिर वो अपना टैक्स दे देगा। तो मान लो मुझे 10 रुपये डिविडेंड मिला, मेरा अगर 0 टैक्स स्लैब है तो मेरा 10 का 10 प्रॉफिट हो गया। लेकिन कोई मेरा फ्रेंड है, उसका अगर 40% टैक्स स्लैब में आता है, तो उसका जो है टैक्स स्लैब के हिसाब से लगेगा, तो उसे 6 ही रुपये मिलेंगे। तो जो मतलब ज्यादा टैक्स स्लैब वाला इन्वेस्टर था, उसके लिए वो बेनिफिशियल नहीं हुआ, लेकिन ये फेयर ट्रीटमेंट हुई, क्योंकि
क्या होता था, मान लो मैं अगर जीरो टैक्स स्लैब में आता हूँ, लेकिन कंपनी मेरे बिहाफ पे पहले ही अगर टैक्स दे दे रही है, वो मुझे रिटर्न तो नहीं मिलने वाला, तो ये मेरा घाटा हो गया, तो इसकी वजह से एनएवी गिरेगी। ये चीज़ आपको ध्यान में आ गई। मान लो कोई भी कंपनी, मान लो अगर ये देखो, अगर एक कंपनी, एक चीज़ ध्यान में लो, अगर कोई भी 10 लाख रुपए अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट है, 1 लाख का अगर डिविडेंड कमाती है, तो ये 11 लाख तो हमारा एनएवी हो जाता है ग्रोथ स्कीम में। ओके, तो अगर इसमें से टैक्स देती है तो ये एनएवी की वैल्यू जो होती है ये कम हो जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान में आ गई। ओके, तो ये जो टैक्स जिसका कम था, इसके लिए इसके साथ वो अनफेयर था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आपके एप्लीकेबल टैक्स के हिसाब से आपको फिर टैक्स लगने लगा। ओके, तो टैक्स जो हमारे रेगुलेशन है फॉर यूनिट होल्डर, वो हम अब देख लेते हैं। ओके, तो इन्वेस्टमेंट एसेट, अगर मान लो आप इक्विटी ओरिएंटेड फंड में, कोई भी इक्विटी ओरिएंटेड फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो इक्विटी ओरिएंटेड फंड कौन सा, मैंने आपको बोला 65% से ज्यादा जिसके एसेट इक्विटी ओरिएंटेड में है, मतलब इक्विटी में, मतलब स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है, वो इक्विटी ओरिएंटेड हो गया। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, मतलब जो अगर आप 12 महीने से पहले अगर इन्वेस्टमेंट को सेल करते हो, तो वहाँ पे 20% का हमें एसटीसीजी लगता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो लगता है हमारा 12.5% है। एक साल से ज़्यादा के बाद अगर आप वहाँ पे सेल करते हो, तो वहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, जो कि होगा 12.5%। ये चीज़ आपको ध्यान में आ गई। मतलब मान लो आपका कैपिटल गेन है 100 रुपये। ओके, ये 100 रुपये है, और ये 100 रुपये मान लो अगर आप शॉर्ट टर्म में अगर करते हो, तो इस पे आपको -20% आपको लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही 100 रुपये पे आपको टैक्स लगेगा सिर्फ 12.5%। ओके, तो मतलब आप यहाँ पे प्रॉफिट आपका कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे 80 होगा, और यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे हमारा 87.5 प्रॉफिट होगा। ओके, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में आ गई कि यहाँ पे ये शॉर्ट टर्म हो गया एसटीसीजी। ओके, तो शॉर्ट टर्म में अगर आप इन्वेस्टमेंट अगर डाइल्यूट करते हो, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है, और लॉन्ग टर्म में अगर आप करते हो, तो वहाँ पे आपको कम टैक्स देना पड़ता है। लेकिन ये सब कितने बाद, 100 रुपये पे आपको टैक्स नहीं लगेगा, जैसा हमने देखा कि 1.25 लाख के ऊपर जब हमारा कैपिटल गेन चला जाता है तब। ओके, तब तक हमें टैक्स स्लैब नहीं लगता। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखो। उसके बाद डेप्थ ओरिएंटेड फंड जो रहते हैं, इंक्लूड हाइब्रिड फंड विथ मोर देन 65% अगर रहा, तो इसका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो भी डेप्थ ओरिएंटेड रहे, जो मार्जिनल टैक्स रेट रहता है, मतलब जो भी आपका टैक्स स्लैब होगा उसके हिसाब से लगेगा। ओके, ये चीज ध्यान में रखो। ओके, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड जो होते हैं, इसका भी जो अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में करते हो, तो ये भी मार्जिनल टैक्स स्लैब जो रहेगा आपका उसके हिसाब से लगेंगे, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारे यहाँ पे 12.5% के आसपास लगेंगे। ओके, अदर म्यूचुअल फंड का भी ये मार्जिनल टैक्स रेट लगता है। इक्विटी ईटीएफ्स और गोल्ड ईटीएफ का भी अगर हम देखें, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल जो गेन जो रहता है, वो मार्जिनल टैक्स स्लैब के हिसाब से लगता है, मतलब जो आपका टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से। अगर आप 1 लाख कमाते हो, तो 1,25,000 तक तो आपको वहां पे कैपिटल गेन नहीं लगता, लेकिन उससे ज्यादा जब भी आप कमाते हो, तो वहां पे आपको कैपिटल गेन लगता है, एज पर यूर स्लैब, आप जिस भी स्लैब में आते हो वहां पे। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है हमारे सब में 12.5% लगते हैं। लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान में लेने की जरूरत है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहां पे जो होल्डिंग पीरियड हम कैलकुलेट करते हैं 12 मंथ्स का करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए, लेकिन ये नीचे वाले जो सब फंड है, इसमें अगर हम होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट करते हैं, तो यहां पे हम 24 मंथ्स का करते हैं। कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब कंसीडर किया जाता है, जब आप वहां पे 24 मंथ से ज्यादा इन्वेस्टेड रहते हो। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब कैलकुलेट किया जाता है, जब आप 24 मंथ से कम इन्वेस्टेड रहते हो। ये चीज आपको ध्यान में लेना जरूरी। इक्विटी ओरिएंटेड में 12 मंथ रहता है, और बाकी सब में फिर 24 मंथ रहता है। थ्रेशोल्ड ये आप कह सकते हो, उसके यहाँ पे बदलता है। उसके बाद और एक टैक्स लगता है हमारा, स्टैम्प ड्यूटी ऑन म्यूचुअल फंड यूनिट, एसटीटी जिसे हम कहते हैं। जब आप स्टॉक मार्केट में भी जाते हो, स्टॉक मार्केट की खरीदारी जब आप करते हो, तो एसटीटी आपको लगता है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जिसे कहा जाता है, कि जब आप ट्रांजैक्शन करते हो, तो उस ट्रांजैक्शन पे वो टैक्स लगता है। तो ओके, तो ये स्टैम्प ड्यूटी रेट जो है हमारे इश्यू ऑन यूनिट जो रहता है हमारे परचेस ट्रांजैक्शन पे 0.005% के आसपास लगता है। और जो हमारे ट्रांसफर ऑफ यूनिट अगर डीमैट अकाउंट से आप अगर ट्रांसफर करते हो, वहां पे हमें 0.015% पर यूनिट ये सब लगता है। ये सबको सेम लगता है, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं होता। जब आप बाय करते हो तभी आपको लगता है, और जब आप ट्रांसफर करते हो तब भी आपको टैक्स रेट लगता है। ये एप्लीकेबल है सब तरफ। आप स्टॉक मार्केट में भी अगर जाते हो, तो ये एसटीटी आपको वहां पे लगता है। ओके, स्टैम्प ड्यूटी इज स्टेट लेवी कलेक्टेड एज पर द इंडियन स्टैम्प एक्ट जो है उसके हिसाब से वो कलेक्ट की जाती है। हाउ इट वर्क्स, इशू ट्रांजैक्शन जो है हमारे, मान लो आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो आपको 0.005% मतलब 1 लाख रुपए का जो है हमारा 5 रुपीज आपको टैक्स लगेगा। तो नेट इन्वेस्टमेंट जो आपकी होगी वो 99,995 रुपीज होगी। जब आप देखते हो, जब आप मतलब सच में आप बाय करते हो, उसके बाद अलॉटमेंट आता है। देखो आपको मेल आता है एक अलॉटमेंट कितने का हुआ। अगर आप 100 रुपए अगर इन्वेस्ट करते हो, तो वहां पे 99.995 समथिंग आएगा। तो ये जो होता है, ये टैक्स वहां पे तभी डिडक्ट किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। ओके, तो
उसके बाद हम देखेंगे स्टैम्प ड्यूटी एंड म्यूचुअल फंड यूनिट जो है इन एब्सेंस ऑफ एमर्जेंसी कैरिड आउट इंडियन स्टैम्प ड्यूटी एक्ट जो है 2019 उसके हिसाब से ये लगता है स्टैम्प ड्यूटी 0.005% हमें लगता है यूनिट विल बी अलॉटेड फॉर द अमाउंट अवेलेबल पोस्ट डिडक्शन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। मतलब आप इन्वेस्ट करते हो उसके बाद पहले स्टैम्प ड्यूटी कट होती है उसके बाद आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। क्या करें, इंडिया में यही लॉ है तो हमें वो एक्सेप्ट करना होता है। ओके, उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी विल बी एप्लीकेबल ऑन ऑल द ट्रांजेक्शन जो कि परचेस हो गया, एडिशनल परचेस हो गया, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट हो गया, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हो गया, एसटीपी, एसआईपी, डीटीपी जो भी है, मतलब सब पे लगता है। आप बार बार परचेस कर रहे हो एसआईपी के जरिए, कोई भी अगर आप कर रहे हो कभी भी कर रहे हो तो वहाँ पे आपको स्टैम्प ड्यूटी लगती ही है। ओके, तो स्टैम्प ड्यूटी एक टैक्स हमें लगता है। ओके, सेटिंग ऑफ अ कैपिटल गेन्स एंड लॉसेस अब अंडर इनकम टैक्स एक्ट, मतलब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको ये समझा देता हूँ। पहले मान लो आपका 1.25 लाख तक का थ्रेशोल्ड है, उसके ऊपर मान लो आप एक फंड में 1 लाख रुपीस प्रॉफिट कमाते हो। ओके, प्रॉफिट कमाते हो। ओके, तो अब इस पे आपको कैपिटल गेन लगेगा। लेकिन मान लो आप किसी फंड में 50,000 रुपए का लॉस करते हो 50K का, तो अब ये दोनों आप सेटअप कर सकते हो। कैसे? तो आपका 1 लाख का लॉस हुआ, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, लेकिन 50,000 का अगर आपको लॉस होता है तो वहां पे आपको सिर्फ जो भी 50,000 आपने कमाया उस पर ही आपको टैक्स देने की जरूरत है। इसे कहा जाता है सेटिंग ऑफ। ओके, ये चीज आपको ध्यान में गई कि जो हमारा प्रॉफिट लॉस होता है उसको सेटअप करके जितना भी प्रॉफिट उसके बाद हमने बनाया हुआ है उस पर हम फिर टैक्स देते हैं। तो इसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है वो हम देख लेते हैं। क्रीप प्रोविजंस फॉर अ सेटअप जो है वो कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैनॉट बी सेटअप अगेंस्ट एनी अदर हेड ऑफ इनकम। इसका मतलब क्या, कैपिटल लॉस जो भी है हमारा वो अदर इनकम से आप सेटअप नहीं कर सकते। मान लो आपका बिजनेस का कुछ लॉस है उसके साथ आप सेटअप नहीं कर सकते, उसका सेटअप आप सिर्फ कैपिटल गेन से कर सकते हो। मान लो एक फंड में 1 लाख कमाया और एक फंड में 50,000 अगर गवा दिया तो 1 लाख माइनस 50,000 तो 50,000 पे हम टैक्स देंगे, सिंपल। ओके, उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड एसटीसीजी और एलटीसीजी, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉस जो है हमारा कैन बी सेट ऑफ अगेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। इसका मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो होता है या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है हमारा वो हम सेट ऑफ कर सकते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस के साथ या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के साथ। ओके, गेन के साथ, सॉरी। ओके, कि कोई एक फंड में अगर आपको शॉर्ट टर्म में लॉस होता है तो आप शॉर्ट टर्म के गेन के साथ या लॉन्ग टर्म के गेन के साथ उसे सेट अप कर सकते हो। ओके, ये चीज आपको ध्यान में होगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान में लो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैन ओनली बी सेट ऑफ विथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मतलब लॉन्ग टर्म का जो कैपिटल लॉस है आपका वो सिर्फ और सिर्फ आप सेटअप कर सकते हो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ। इसका मतलब क्या, ये आपको समझा देता हूं। ओके, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, ओके, बट डिटेल में ही कर लेते हैं। मान लो आपने लॉन्ग टर्म में अगर 1 लाख रुपए आप प्रॉफिट कमाते हो एक फंड पे, ठीक है, ठीक है, और लॉन्ग टर्म में आप 50,000 एक फंड पे लॉस कमाते हो, ठीक है। ये थ्रेशोल्ड लेवल के ऊपर ही आप पकड़ के चलो, तो टैक्स मतलब 1.25 लाख जो है उसके ऊपर। ओके, तो अब आपको टैक्स लाइबिलिटी ये पूरे के पूरे 1 लाख पे होगी, लेकिन आप 50,000 के साथ उसे सेट ऑफ करते हो, ठीक है। तो अब आपको सिर्फ 50K पे यहाँ पे जो आपका मतलब टैक्स है वो देना होगा, जो भी होगा टैक्स स्लैब आप एज पर योर टैक्स स्लैब, और 12.5% हमें जो लगता है वो यहाँ पे 12.5% देना होगा। लेकिन मान लो आपको ये जो लॉस है ये आपको शॉर्ट टर्म में कुछ कैपिटल गेन हुआ है, इसके साथ आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। ओके, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर आपको लॉस हुआ है 50K का, अगर लॉस हुआ है शॉर्ट टर्म में, तो उसे आप शॉर्ट टर्म के 1 लाख प्रॉफिट के साथ या लॉन्ग टर्म में भी अगर आपको 1 लाख प्रॉफिट होता है, इन दोनों के साथ सेट ऑफ कर सकते हो। ओके, ये चीज ध्यान में आ गई, ठीक है। तो यही यहां पे लिखा गया है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैन बी ओनली सेट ऑफ विथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बट शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है हमारा वो सेटअप कर सकते हैं हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ। ओके, और ये जो होता है ये लॉस हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसका मतलब हम अगर इस साल लॉस होता है तो वो नेक्स्ट 8 ईयर्स तक वो लॉस भी हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो ये 8 साल तक हम वहां पे कर सकते हैं। ये चीज ध्यान में रखो, ठीक है। सेट ऑफ रूल्स एट अ ग्लांस अगर हम देखें तो क्या लॉस टाइप अगर रहा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों के साथ हम कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है हमारा वो सिर्फ लॉन्ग टर्म के साथ कर सकते हैं और 8 ईयर्स तक हम वो
कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, ये सिर्फ कैपिटल गेन के साथ ही सेट ऑफ होते हैं, बाकी किसी के भी साथ नहीं। मतलब आप कहोगे सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी का कुछ लॉस हुआ है उसके साथ हम कैपिटल गेन सेट ऑफ कर दे, ये सब नहीं होता। कैपिटल गेन सिर्फ कैपिटल गेन के साथ ही आप सेट ऑफ कर सकते हो एज पर द एक्ट, जो भी हमारा इनकम टैक्स एक्ट है उसके हिसाब से। ओके, बोनस का जो है हमारा, इट्स नॉट अलाउड, क्या बना रहा है, इन्वेस्टर बाइज अ यूनिट बिफोर बोनस, गेट बोनस यूनिट, देन सेल्स ओरिजिनल यूनिट्स एट अ लॉस टू क्लेम अ टैक्स बेनिफिट। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ, ये एक सिंपल चीज एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ आपको। ओके, एक मिनट, ये थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं ताकि यहाँ पे हमें जगह मिल जाए, ताकि आपको दोनों पिक्चर जो है वो एक ही जगह दिख जाए। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो बोनस, आपको पता है बोनस मतलब क्या। मान लो आप 100 रुपए पे कुछ भी बाय करते हो, अगर कंपनी बोनस इशू करती है तो आपको और एक यूनिट मिलेगा, मतलब अब आपको पास 2 यूनिट हो जाएंगे, लेकिन जो ये एनएवी है ये 100 से 50 रुपए हो जाएगी। ओके, ये चीज आपको पता है, बोनस की पता होगी। ओके, तो मतलब 100 रुपए का एक यूनिट या 50 रुपए के 2 यूनिट, सिंपल। ओके, लेकिन वैल्यू जो है एनएवी वो स्टेबल ही रहेगी। ओके, ठीक है, ये चीज ध्यान में आ गया आपको। अब मान लो इन्वेस्टर कोई है, वो बाय 1 यूनिट एट 30 रुपीज। ओके, बोनस 1:1 होता है, यू गेट अ 1 यूनिट बोनस फॉर एवरी 1 यूनिट। ओके, मतलब मान लो 30 रुपए पे कोई इन्वेस्टर है जो शेयर बाय करता है। ओके, बोनस मिलने के बाद तो क्या होता है, एनएवी कम हो जाती है, एनएवी जो है हमारी। ओके, ओके, तो 15 हो गई मान लो। ओके, अब आपके पास 15 के 2 यूनिट हो गए, लेकिन अब आप कहोगे कि मैंने तो 30 रुपीज इन्वेस्ट किए थे, तो अब ये जो है 15 रुपीज ये मैं लॉस दिखा सकता हूं, तो ये ऐसा नहीं होता। ओके, सिंपली मतलब बोनस का जो लॉस है वो आप दिखा नहीं सकते, यही यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, कि जो बोनस का लॉस होता है, मतलब आपने यूनिट लिए, उसके बाद बोनस इशू हुए, उसके बाद अगर 15 रुपए एक यूनिट की वैल्यू हो जाती है, तो यहाँ पे तो ये लॉस दिखेगा कि 15 रुपीज का तो लॉस हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये आप सेट ऑफ ऐसे नहीं कर सकते। यही चीज यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये क्या बताए, 15 रुपीज हो गई मान लो, उसके बाद ओके, तो सेल ओरिजिनल यूनिट, मान लो आपने पहले वाला एक यूनिट अगर सेल कर दिया तो लॉस वहां पे तो लॉस दिखेगा। ओके, एक टेक्निकल वे से क्या दिखेगा कि मैंने 30 रुपए पे एक यूनिट बाय किया था, लेकिन मैंने 15 रुपीज पे सेल किया, तो इसका मतलब मैंने 15 रुपीज का लॉस किया, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होता है, डिसअलाउंस कंडीशन, इफ ओरिजिनल यूनिट्स आर बॉट विद इन 3 मंथ्स बिफोर रिकॉर्ड डेट, मतलब जो रिकॉर्ड डेट है आपकी उसके 3 मंथ्स बिफोर अगर आप बाय करते हो, एंड सोल्ड विद इन द 9 मंथ्स आफ्टर रिकॉर्ड डेट, लॉस विल बी ट्रीटेड एज अ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बोनस यूनिट। मतलब क्या कि बोनस यूनिट एक्विजिशन करने के लिए आपने वो कॉस्ट पे की, ऐसा वहां पे होता है, और लीगली वो राइट भी है कि वो लॉस नहीं होता, वो सिर्फ बोनस की वजह से आपका जो भी मतलब वैल्यू है वो वहां पे गिरा हुआ होता है। ओके, सिक्योरिटी और ट्रांजेक्शन टैक्स का अगर हम देखें, और एसटीटी इज टैक्स लेविड ऑन द गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन इन अ सिक्योरिटीज फॉर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, इट इज एप्लीकेबल ओनली सेल रिडेम्पशन स्विच ऑन ट्रांजैक्शन जो भी होती है वो वहां पे होता है। ओके, तो एसटीटी की जो एप्लीकेबिलिटी है हमारी फॉर इन्वेस्टर इन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, वो हम देख लेते हैं। परचेस ऑफ यूनिट पे जो रहता है, उसके बाद मतलब ये जो है अभी हमारा जो ये हुआ टैक्स रिजिम, मतलब उसके बाद परचेस ऑफ अ यूनिट ऑफ अ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड अगर हम देखें तो इन परसेंट में यहाँ पे नील रहता है परचेसर के लिए। ओके, सेल ऑफ यूनिट ऑफ अ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड अगर करता है डिलीवरी बेस, तो ये हम जब सेल करते हैं तब हमें लगता है, और परचेसर जो होता है वो अगर सेल करता है उसकी तब हमें ये लगता है। परचेसर के लिए यहाँ पे इन्होंने नील कर दिया, लेकिन सेल ऑफ यूनिट अगर करते हो तो यहाँ पे 0.001% लगता है। उसके बाद सेल ऑफ इक्विटी शेयर यूनिट एंड बिजनेस ट्रस्ट यूनिट इक्विटी ओरिएंटेड डिलीवरी बेस, तो वहाँ पे 0.25% लगता है। और सेल ऑफ यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड टू द म्यूचुअल फंड, अगर आप म्यूचुअल फंड ओपन एंडेड का क्या होता है, आप म्यूचुअल फंड को डायरेक्ट सेल कर सकते हो। ऊपर क्या होता है हमारा स्टॉक एक्सचेंज में हम ट्रेड कर सकते हैं, अब हमें 0.01% के आसपास एसटीटी लगता है। तो एसटीटी जैसे मैंने आपको बताया हर एक ट्रांजैक्शन पे आपको लगता है, तो एसटीटी का मतलब नॉर्मल टैक्स लेता है 0.01%, 0.005%, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, लेकिन एसटीटी लगता है और ये हमें ध्यान में लेना जरूरी है। ओके, तो एसटीटी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन अ परचेस ऑफ अ यूनिट ऑफ अ इक्विटी स्कीम, अगर आप इक्विटी स्कीम की अगर कुछ भी यूनिट लेते हो तो वहां पे एसटीटी एप्लीकेबल नहीं है। ओके, ये चीज ध्यान में लो। ओके, लेकिन एसटीटी इज नॉट एप्लीकेबल टू अ ट्रांजैक्शन इन अ डेब्ट सिक्योरिटी और अ डेब्ट म्यूचुअल फंड स्कीम। एसटीटी अगर मतलब जो डेब्ट सिक्योरिटी उस पर भी एप्लीकेबल नहीं, ये एप्लीकेबल ओनली एन रिडीम्शन स्विच और टू अ स्कीम स्केल टू अ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, मतलब अगर आप स्विच करते हो स्कीम को, रिडीम्शन करते हो, तब आपको
जो भी आपका एसटीटी है वो देना पड़ेगा। पहले यहाँ पे एसटीटी होता था जैसे हमने पहले देखा, लेकिन अब एसटीटी यहाँ पे परचेस पे हमें एसटीटी नहीं लगता, लेकिन सेल पे, ट्रांसफर पे और बाकी सब चीज़ों पे हमें एसटीटी लगता है। ये म्यूचुअल फंड में होता है। अगर आप टैक्स की तरफ जाओ, स्टॉक की तरफ जाओ, तो वहाँ पे आपको एसटीटी भी एप्लीकेबल है। ओके, टैक्स बेनिफिट अंडर एटीसी। अब जो एटीसी जो हमारा है, इसके अंदर हम क्या टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। मान लो हमने अच्छा खासा पैसा हम कमा रहे हैं, तो टैक्स बेनिफिट भी कुछ गवर्नमेंट देती है, तो वो क्या क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो इल्स करके एक फंड रहता है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। इसके जरिए आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हो टिल 1.5 लाख। ओके, तो ये आपको बताता हूँ, इक्विटी लिंक्ड इन्वेस्टमेंट मेनली इन इक्विटी शेयर्स। तो ये जो स्कीम होती है इल्स करके, ये इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। टैक्स बेनिफिट हम एटीसी जो हमारा टैक्स रिजिम है उसके हिसाब से आप ले सकते हो। अगर आप न्यू रिजिम में अगर रजिस्टर कर रहे हो, अगर आप 2026 मतलब 2024 का जो हमारा बजट आया था, तब से हमारा न्यू रिजिम एप्लीकेबल हुआ, और न्यू रिजिम में अगर आप रजिस्टर करते हो तो वहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर आप ओल्ड रिजिम में अगर रजिस्टर करते हो तो वहाँ पे आप एटीसी क्लेम कर सकते हो, क्योंकि न्यू रिजिम में क्या हुआ, 12 लाख तक तो हमें कुछ टैक्स ही नहीं लगता, तो इसकी कुछ एप्लीकेबिलिटी वहाँ पे होती नहीं। लेकिन अगर आप ओल्ड रिजिम में अगर अभी भी आपका टैक्स फाइल करते हो तो वहाँ पे आप जो एटीसी है वहाँ पे क्लेम कर सकते हो। ओके, तो लिमिट क्या है हमारा, 1.5 लाख तक हम वहाँ पे हमारा टैक्स जो है वो सेव कर सकते हैं। लेकिन इल्स का एक ही डिसएडवांटेज है कि 3 साल तक जो हमारा इल्स होता है वो वहां पे लॉक इन होता है। ओके, ये चीज ध्यान में रखो। ओके, ओल्ड टैक्स रिजिम वर्सेस न्यू टैक्स रिजिम। तो ओल्ड टैक्स रिजिम क्या करता था, हमें एग्जाम्पशन वहां पे अलो था एटीसी का। ओके, इल्स इन्वेस्टमेंट एलिजिबल फॉर अ टैक्स डिडक्शन, वहां पे टैक्स डिडक्ट आप कर सकते। तो वैसे एटीसी में बहुत सारे डिडक्शन आए थे, जैसे कि हेल्थ केयर का, इंश्योरेंस का हो गया, ये हो गया, मतलब ऐसे बहुत सारे डिडक्शन थे। तो एप्लीकेबिलिटी लोन का अगर हुआ तो वो होता था एटीसी में। ओके, तो वहां पे अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में तो कर सकते हो, नहीं तो न्यू टैक्स रिजिम में आपको नहीं मिलेगा। ओके, टैक्स सेविंग प्लस वेल्थ क्रिएशन, आपको अगर आप इल्स में इन्वेस्ट करते हो तो ये दोनों बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। चूज देयर रिजिम टू अवेल बेनिफिट ऑफ एटीसी। ओके, तो आप वैसे चूज कर सकते हो। ओके, तो लोअर टैक्स रेट मोर स्लैब्स, तो वहां पे टैक्स ही मतलब 12 लाख तक टैक्स ही नहीं रहा, तो वहां पे वो एलिजिबल नहीं होता। मोस्ट एग्जामेशन रिमूव, बहुत सारे एग्जामेशन वहां पे रिमूव किए गए। हमारा जो न्यू टैक्स रिजिम है उसमें नो डिडक्शन अंडर एटीसी एंड इज जस्ट अनदर इक्विटी। मतलब अगर आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हो और अगर आप न्यू टैक्स रिजिम से टैक्स भरते हो, तो एक इक्विटी फंड की तरह ही आपका इल्स में आप अगर इन्वेस्ट करते हो तो काम करेगा। लेकिन वहां पे 3 साल का लॉक इन पीरियड वहां पे भी आपको कंपलसरी हो जाएगा। तो अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में हो, अगर आप एप्लीकेबल हो, अगर आपने आपका जो लिमिट है एग्जाम्पशन लिमिट 1.5 लाख का वो कहीं पे यूज नहीं किया, तो आप इल्स चूज कर सकते हो। नहीं तो इल्स आपके लिए फिर बेटर ऑप्शन नहीं है। उसके मतलब अलावा आप एक अच्छा इक्विटी ओरिएंटेड फंड ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 3 साल की लॉक इन पीरियड है। तो आपको कोई भी इक्विटी फंड में 3 साल का लॉक इन पीरियड नहीं होता। ओके, तो की न्यूआंस यू मस्ट नो, तो ये कुछ की न्यूआंस है जो आपको पता होने चाहिए। ओके, शेयर लिमिट अंडर एटीसी जो है हमारा, तो 1.5 लाख तक ही होता है। अगर और वो भी मतलब सब मिला करके, अगर आप इंश्योरेंस का वहाँ पे करते हो, अगर आप लोन का वहाँ पे करते हो, सब मिला के आपको 1.5 लाख तक का एग्जाम्पशन वहाँ पे मिलता है। ओके, लॉक इन फॉर HSIP इंस्ट्रूमेंट, मतलब क्या, इसका मतलब क्या, ये मैं आपको बताता हूँ कि 3 साल का जो लॉक इन पीरियड है 3 ईयर्स का, वो काम कैसे करता है इसमें। मान लो आप SIP स्टार्ट करते हो, ठीक है, SIP में आपका 1 जन को 500 की SIP की, ठीक है, फर्स्ट ऑफ फेब को आपकी 500 की SIP गई, 1 मार्च को आपकी 500 की SIP गई, ठीक है। तो ये जो आपके SIP अमाउंट जा रही है, ये टिल यहां से 3 साल तक ये लॉक इन है। ये चीज ध्यान में रखो, यहां से 3 साल तक, मतलब ये 500 लॉक इन खुलेगा इनका 3 साल बाद। मतलब मान लो आप 2025 में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 2028 के 1 मार्च को इसका लॉक इन खुल जाएगा। लेकिन इसका नहीं खुलेगा, इसका 1 फरवरी 2028 को खुलेगा। मतलब यहां से जिस दिन भी अगर आप SIP कर रहे हो, जिस दिन आप इन्वेस्ट करते हो, तो वहां से 3 साल तक आपका यील्ड्स में लॉक इन पीरियड वहां पे होता है। ये चीज ध्यान में लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, डिविडेंड्स री इन्वेस्टमेंट ऑल्सो लॉक इन, मतलब अगर मान लो आपको स्कीम मिडल में कुछ डिविडेंड देती है, वो भी अगर री इन्वेस्ट होता है तो उसको भी लॉक इन होता है। और जो डेट पे वो इन्वेस्ट होते हैं वहां से 3 साल तक वो भी लॉक इन होते हैं। ओके, तो फर्स्ट होल्डर गेट्स द बेनिफिट, इसका मतलब क्या, इन केस ऑफ अ जॉइंट होल्डिंग टैक्स बेनिफिट अंडर एटीसी इज अवेल ओनली फॉर द फर्स्ट होल्डर। मतलब मान लो कि जॉइंट होल्डिंग अगर किसी की है आपके म्यूचुअल फंड में, तो जो फर्स्ट होल्डर होता है वो ही वहां पे बेनिफिट ले पाता है हमारा इस फंड का। अगर आपका जॉइंट होल्डर है तो ये भी चीज एक ध्यान में लेना जरूरी है कि
फर्स्ट होल्डर जो है वही एटीसी में क्लेम कर पाएगा, सेकंड होल्डर वहां पे नहीं कर पाता। ओके, और अदर एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट अगर हम देखें तो फंड्स 5 इयर्स लॉक इन और सम रिटायरमेंट ओरिएंटेड फंड्स ओल्डर स्कीम्स आल्सो क्वालिफाइड फॉर अ सेक्शन एटीसी बेनिफिट। मतलब अलग कुछ ऐसी स्कीम है जो एटीसी का हमें बेनिफिट देती है, जैसे कि रिटायरमेंट वाली जो स्कीम हो गई वो हो गई। दिस हैव अ लॉक इन पीरियड ऑफ 5 इयर्स एंड मेंट अ लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट कॉर्पस। नॉट ऑल रिटायरमेंट फंड्स हैव अ बेनिफिट, ऑलवेज चेक बिफोर इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग के पहले चेक कर लो, क्योंकि लॉक इन पीरियड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एसआईपी 3 ईयर का लॉक इन पीरियड जिस दिन से इन्वेस्टमेंट करते हो डिविडेंड पे भी वो लगता है, तो ये थोड़ा सा आपको लिक्विडिटी का प्रॉब्लम दे सकता है। तो ये यील्ड्स में इन्वेस्ट करने से पहले ये चीज चेक कर लो, नहीं तो लेकिन अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में हो तो वहां पे आप 1.5 लाख तक यील्ड्स का बेनिफिट वहां पे ले सकते हो। ओके, उसके बाद हम देखेंगे टैक्स, टीडीएस, सॉरी, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसका मतलब क्या? एट अ ग्लांस नो टीडीएस ऑन अ रीपर्चेस प्रोसेस फॉर अ रेसिडेंट इन्वेस्टर। तो मतलब टीडीएस जो है रेसिडेंट इंडियन इन्वेस्टर अगर हो तो आपको कोई भी टीडीएस वहां पे लगता नहीं। टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स आपको अगर पता होगा वो नहीं लगता। ओके, उसके बाद टीडीएस एप्लीकेबल फॉर अ सर्टन नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर। मतलब जो एनआरआईज है उनके लिए टीडीएस वहां पे एप्लीकेबल होता है कुछ स्कीम्स में। टीडीएस ऑन अ डिविडेंड आईडीसीडब्ल्यूए फॉर अ रेसिडेंट इंडियन 10% ऑफ अ डिविडेंड एक्सीड 5000। मतलब क्या? अगर आपकी डिविडेंड अमाउंट 5000 से ज्यादा होती है तो वहां पे आपको टीडीएस वहां पे एप्लीकेबल होता है। ओके, इंडियन एज ए इंडियन भी अगर आप हो तो, लेकिन 5000 से ज्यादा अगर आपकी डिविडेंड अमाउंट होती है तब वहां पे टीडीएस आपको लगता है। ओके, उसके बाद रेट्स वेरी बेस्ड ऑन द इन्वेस्टर टाइप्स नेचर जो है, जैसे हमने पहले ही नेचर्स और बाकी इन्वेस्टमेंट टाइप जैसे देखे उसके हिसाब से थोड़ा बहुत टीडीएस वहां पे चेंज होता है। टीडीएस फॉर अ नॉन रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट जो है हमारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ए DTAA। DTAA मतलब क्या? डबल टैक्सेशन जो लॉ है, मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। मान लो यूएस का कोई इन्वेस्टर है, ओके, वो 1 करोड़ रुपीस इंडिया में इन्वेस्टमेंट करता है। ओके, अब उसको 10 लाख रुपीस का प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब ये इन्वेस्टर जो है ये अब इंडियन टैक्स स्लैब के हिसाब से भी टैक्स देगा। ओके, और ये जो अपने कंट्री में ये पैसा लेके जाएगा तो उसके वहां पे भी उसे टैक्स देना होगा। ओके, मतलब आपको यहां पे डबल टैक्स लगा भी इसको इन्वेस्टर को, तो ये इसका क्या है? लॉस है। तो इसके लिए बहुत सारे कंट्रीज के साथ हमारा DTAA एग्रीमेंट जिसे कहा जाता है वो रहता है। इसके हिसाब से एक ही कंट्री उस इन्वेस्टर को टैक्स लगाती है और दूसरे कंट्री में वो टैक्स नहीं लगता। ओके, मान लो कि इंडिया में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% है, अगर वो वहां पे यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दे रहा है और हम उस कंट्री के साथ अगर हम हमारा वो एग्रीमेंट है तो वहां पे उस कंट्री में उसको टैक्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये अवॉइड करने के लिए, कि डबल टैक्सेशन अवॉइड करने के लिए ये सिस्टम गवर्नमेंट का बनाया गया हुआ है और इंडिया के बहुत सारे कंट्रीज के साथ इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एग्रीमेंट एक्टिव है। तो आप भी अगर कहीं पे अनदर कंट्री में अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको भी लगेगा कि मुझे डबल टैक्सेशन लगेगा, तो ये ऐसे नहीं होगा। ये DTAA एप्लीकेशन जो होगा वो वहाँ पे एप्लीकेबल होता है। ओके, तो एप्लीकेबल टीडीएस लोअर ऑफ इनकम टैक्स रेट और DTAA रेट जो भी होगा, इनकम टैक्स रेट क्या है उसके हिसाब से, या DTAA के जो हमारा एग्रीमेंट है उसके हिसाब से जो होगा वो वहाँ पे एप्लीकेबल जो एनआरआई इन्वेस्टमेंट होगा उसको लगेगा। इन्वेस्टमेंट मेज बी प्रोवाइड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट टू क्लेम अ DTAA। मतलब ये जो है इसके लिए रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो सब वहाँ पे लगते हैं। ओके, ये इन डिटेल तो हमें यहाँ पे नहीं है, लेकिन जो ओवरव्यू दिया गया है वो सब मैं आपको बताने की कोशिश करूँ। एग्जांपल मैं आपको टीडीएस को बता देता हूँ कि मान लो डिविडेंड है आपको वाला, ओके, 10% इफ ग्रेटर देन 5000 इल्स नील। मतलब अगर ग्रेटर देन अगर आपका होता है 5000 से, डिविडेंड अगर ज्यादा होता है आपका तो वहां पे आपको 10% लगता है, नहीं तो आपको रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर आप हो तो आपको नहीं लगता। ओके, एज पर द इनकम टैक्स एक्ट DTAA जो है नॉन रेसिडेंशियल अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो उसे लगता है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अगर होता है तो एज पर द इनकम टैक्स एक्ट DTAA जो भी है उसके हिसाब से उसको टैक्स लगता है। कैपिटल गेन अगर होता है तो टीडीएस हमें नहीं लगता है एज ए रिटेल इन्वेस्टर इन इंडिया। अगर वो नॉन रेसिडेंशियल होता है तो वो भी DTA के अंडर उसके लगता है, और जो फॉरेन FIH जो है उनको भी वही लगता है। और डेथ फंड में भी हमें टीडीएस एज इंडियन इन्वेस्टर नहीं लगता, लेकिन बाहर के इन्वेस्टर को DTAA के मतलब वो जो लॉज होते हैं वो लॉ, मतलब ये थोड़ा सा ब्रीफ टॉपिक है तो उसके हिसाब से उनको
टैक्स वहां पे एप्लीकेबिलिटी रहती है। तो फॉर रेसिडेंशियल इन इंडिया टीसीएस इज ओनली डिविडेंड अबो, अगर आप 5,000 से ज्यादा अगर आप डिविडेंड कमाते हो तो वहां पे 10% लगता है। मान लो अगर आपने 6,000 डिविडेंड कमा लिया तो आपका जो ऊपर का 1,000 रुपीज है उस पर 10% डिविडेंड आपको वहां पे फिर लगने वाला है। ओके, तो उसके बाद एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी। ओके, जीएसटी इंपॉर्टेंट। ओके, AMCs can charge GST as per the applicable taxation law to the schemes within the limit precised SEBI। तो हर एक स्कीम को कोई कंपनी अगर बिजनेस कर रही है उसे जीएसटी देना है तो ये कंपनियां जो है हमारी एएमसी है वो वहां पे जीएसटी पे करती है एज पर सेबी नॉर्म्स जो है या एज पर द टैक्सेबल हमारा जो इंडियन टैक्स लॉ है उसके हिसाब से। ओके, तो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एडवाइजरी फी जो है जीएसटी ऑन दिस फीज शैल बी चार्ज्ड टू द स्कीम इन एडिशन टू ओवरऑल लिमिट स्पेसिफाइड एज पर द टीईआर। तो टोटल एक्सपेंस रेशियो में ये सब इंक्लूड होता है कि कितना जीएसटी दे रही है, कितनी एडवाइजरी फी है, ये सब वहाँ पे हम दे सकते हैं। ओके, ऑल अदर फीस जो है हमारी अदर देन इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजरी फी जो है हमारी जीएसटी ऑन द ऑल अदर फीस और इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजरी फीस शाल बी चार्ज ऑन द स्कीम विद इन द मैक्सिमम जो लिमिट दिए गए सेबी के उसके हिसाब से। एग्जिट लोड के पे वहाँ पे हमें जीएसटी लगता है। और ब्रोकरेज और ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है हमारे जीएसटी ब्रोकरेज ट्रांजैक्शन कॉस्ट पेड फॉर एक्सिड ऑफर शाल बी विद इन द लिमिट ऑफ टीआर। तो ये सब हमने जो टीआर देखा था टोटल एक्सपेंस रेशियो उसमें सब जो भी हमें अलग अलग कॉस्ट लगती है उस कॉस्ट में सब पे जीएसटी एप्लीकेबल, क्योंकि जो हमारी एएमसी वो बिजनेस कर रही है तो उसको जीएसटी देना तो कंपलसरी है। तो ये हमें डायरेक्टली हमारे एनएवी पे इसका इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन वो जो भी मैक्सिमम लिमिट सेबी के वहां पे डिसाइड किए गए उतना वहां पे जीएसटी या जो भी हमारे टैक्स रेट होते हैं वहां पे वो होते हैं। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन एंड कॉस्ट स्ट्रक्चर इफेक्टिव जो 2026 से हुआ इसके हिसाब से कमीशन पेएबल टू अ डिस्ट्रीब्यूटर एआरएन होल्डर में बी सब्जेक्ट टू अ जीएसटी टू एप्लीकेबिलिटी। इसका मतलब क्या, जो भी कमीशन दिया जाता है, आप एमएफडी बनते हो, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो, तो जो भी आपको कमीशन दिया जाता है वो भी अब जीएसटी एप्लीकेबल हो गया है। तो वो वहां पे भी आपका जीएसटी आपको लगेगा अगर आपको कोई भी कंपनी अगर इन्वेस्ट कमीशन दे रही है तो उस पे। ओके, उसके बाद बेस एक्सपेंस रेशियो हमारा जो होता है वो, उसके बाद एग्जाम्पशन ब्रोकरेज विद इन स्पेसिफाइड लिमिट अगर एग्जाम्पशन होता है वो, ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो होती है वो, और स्टैट्यूटरी लेवी जो होता है एग्जांपल जीएसटी और बाकी सब चीजें ये सब मिलाकर उसके बाद आपको जो है ये कॉस्ट स्ट्रक्चर है एक बेसिक, मतलब कि इतना ये जो कॉस्ट होता है उस पर जीएसटी हमें एप्लीकेबल वैसे होता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो चार्जेस अदर देन द अबो, मतलब ये जो चार्जेस है इससे अलावा, ओके, ब्रोकरेज कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, स्टैट्यूटरी लेवी, एग्जिट इंक्लूडिंग लेवीज एंड स्पेसिफाइड सेबी शैल बी चार्ज टू द इन्वेस्टर। मतलब इस चार्ज के अलावा कोई भी चार्ज बाकी के सेबी के रूल्स के हिसाब से इन्वेस्टर को कोई भी एएमसी चार्ज नहीं कर सकती। ये चीज ध्यान रखना। ओके, स्टैट्यूटरी हो गया, बेस एक्सपेंस रेशियो हो गया, फिर उस पर जीएसटी और बाकी वो सब एप्लीकेबल जो भी होता है वो टैक्स लैब के हिसाब से वहां पे फिर होता है, या जो भी एप्लीकेबल लॉ है उसके हिसाब से। लेकिन सेबी के कुछ रूल है कि उससे ऊपर वो जो लिमिट होता है हमारा टोटल एक्सपेंस रेशियो जाना ही नहीं है, चाहिए कि 1.5%, जैसे हमने देखा 1.2%, वो हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि इक्विटी ओरिएंटेड फंड का कितना होना चाहिए, डेप्थ ओरिएंटेड फंड का कितना होना चाहिए टोटल मिला के, तो उससे ऊपर आपको फिर वो देने की ज़रूरत वैसे वहाँ पे होती नहीं। लेकिन ये 2026 से एक रूल जो आया उसके हिसाब से अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो तो वो आपकी जो इनकम होगी उस पर फिर अब जीएसटी वहाँ पे एप्लीकेबल है। ओके, तो अब सैंपल क्वेश्चन हम इस चैप्टर के देख लेते, जो हमें यहाँ पे कितने, 2 ही सैंपल क्वेश्चन यहाँ पे चैप्टर के पीछे जो थे एनआईएसएम के, वही वहां पे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि व्हाट इज द टैक्स एप्लीकेबल ऑन द इनकम अर्न ऑन द म्यूचुअल फंड स्कीम। तो ये क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द टैक्स एप्लीकेबल ऑन द इनकम अर्न बाय द म्यूचुअल फंड स्कीम। जो स्कीम है वो अगर कोई भी इनकम अगर अर्न करती है तो वहां पे टैक्स एप्लीकेबल कौन सा होगा, तो it is a function of a type of a income since dividend short term capital gain और long term capital gain at different tax rates। तो ये मैंने आपको अभी बताया कि शॉर्ट टर्म में आप निकाल रहे हो, लॉन्ग टर्म में निकाल रहे हो, या डिविडेंड है, इसके जो हिसाब से होगा वो अलग अलग टैक्स रेट वहां पे होंगे। ओके, इनकम अर्न बाय म्यूचुअल फंड इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस, नहीं, इनकम अगर अर्न करते हो तो ये एग्जेम्प्ट है नहीं। एक मान लो यहाँ पे होता कि टिल 1.25 लाख ऐसा कुछ होता तो वो आंसर हो सकता था कि जो एग्जामेशन लिमिट है वो, लेकिन वो एग्जाम्प्ट है पूरा का पूरा, ऐसा नहीं है। ओके, 10% प्लस सर्जर जो है नहीं, 10% नहीं है। इट इज अ फंक्शन ऑफ अ मार्जिनल रेट ऑफ अ टैक्स एप्लीकेबल ऑन द रिस्पेक्टिव इन्वेस्टर ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम, नहीं। ओके, तो ये चीज आप वहां पे ये करेक्ट कर सकते हो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, या फिर वो डिविडेंड है, इसके हिसाब से वो टैक्स रेट एप्लीकेबल वहां पे होगा। ओके, रिडीम्शन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूचुअल फंड स्कीम विल
अट्रैक्ट सिक्योरिटी एसटीटी फॉर द इन्वेस्टर। तो कौन सा वो स्कीम है जिसके ट्रांजैक्शन पे एसटीटी हमें एप्लीकेबल है? तो जब हमें सेल या रिडीम्शन करता है तो हमें वहां पे एसटीटी लगता है, ये हमने सीखा। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि एसटीटी कहाँ पे एप्लीकेबल होता है। इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम, तो मल्टी कैप जो होता है ये कौन सी हो गई? इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम। ये हम स्कीम्स में हमने सीखा था। मल्टी कैप मतलब क्या? स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट करेगा, लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट करेगा, और हमारे जो मिड कैप है उसमें भी इन्वेस्टमेंट करेगा। तो ये अलग अलग कैप में इन्वेस्टमेंट करेगा। लेकिन मल्टी कैप फंड कौन सा होता है? इक्विटी ओरिएंटेड फंड होता है। तो इक्विटी पे हमें एसटीटी लगता है, ये हमें पता है। बाकी पे हमें एसटीटी नहीं लगता। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का कोई फंड है उस पे एसटीटी लगता है क्या? नहीं लगता। इक्विटी ओरिएंटेड पे लगता है। तो हमें यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि ये इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, बाकी कोई भी इक्विटी ओरिएंटेड फंड नहीं। लिक्विड फंड मतलब क्या? ओवरनाइट फंड और बाकी सब जो हमने डिस्कस किया था वो। और ओवरनाइट फंड, ये देखो ओवरनाइट फंड और लिक्विड फंड जो है इस पे हमें एसटीटी नहीं लगता, इक्विटी ओरिएंटेड फंड में लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। तो ये आप इजीली इसके आंसर से यहाँ पे दे सकते हो। तो इसके ही साथ हमारा जो 8 चैप्टर था वो हम अब खत्म कर रहे हैं। मिलते हैं अगले चैप्टर में जो हमारा 9 चैप्टर होगा। वैसे इस चैप्टर को 8 मार्क का वेटेज हमारा था, तो 8 मार्क का वेटेज मतलब 8 मार्क का वेटेज हमारा रहेगा। 100 मार्क हमारा जो पेपर होना है उसके पूरे के पूरे पेपर में। तो ये पूरा चैप्टर हमने कवर कर लिया है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए भूपेंद्र गांगुड़े साइनिंग ऑफ। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।